साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में, जिसमें हमारा आज का विषय है पेपर लीक, नए प्रावधान, सियासी घमासान। देश की परीक्षा व्यवस्था आज फिर देश की राजनीति, संसद और सड़क तीनों के केंद्र में है। सवाल सिर्फ एक पेपर लीक का नहीं है, सवाल करोड़ों युवाओं के भविष्य का है। सवाल सिर्फ एक कानून का नहीं है, बल्कि उस भरोसे का है जिसके सहारे देश का विद्यार्थी वर्षों तक मेहनत करता है। आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण और घटना प्रधान रहा। संसद में परीक्षा सुधार और पेपर लीक से जुड़े संशोधन विधेयक को पेश किया गया, लेकिन विडंबना देखिए, जिस विषय पर देश सबसे गंभीर चर्चा चाहता है, उसी संसद की कार्रवाई बार बार बाधित होती रही। लोकसभा 4 बार और राज्यसभा 5 बार बाधित हुई, कुल मिलाकर चर्चा नहीं हुई। हालांकि अभी अभी खबर आ रही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बातचीत के तहत कल इस विषय पर चर्चा को लेकर सहमति बन गई है। पर कल चर्चा होगी तो देखा जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस संसद में जरूरत ही चर्चा की होती है, वहां पर चर्चा को छोड़कर बाकी सब कुछ किया जाता है। संसद में आज एक और दृश्य देखने को मिला। जिन्होंने इस आंदोलन के चलते, जो छात्रों का था, सीजेपी के बैनर तले शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया धर्मेंद्र प्रधान, वो आज जैसे ही संसद परिसर में पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। जब संसद भवन में दाखिल हुए सदन में, तो मेजे थपथपाकर सत्ता पक्ष के लोगों ने उनका स्वागत किया। अब ये स्वागत किसको संदेश देने के लिए था, ये चर्चा का विषय है। समझेंगे आज हम अपनी चर्चा में कि धर्मेंद्र प्रधान के इस अभिनंदन और स्वागत को किस उपलब्धि के तहत प्रस्तुत किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो इसे भी समझेंगे। सरकार का इसके संदर्भ में क्या नजरिया है, सरकार क्या संदेश देना चाहती है, वह अपने शिक्षा मंत्री के साथ मजबूती से खड़ी है या फिर परीक्षा सुधारों की जिम्मेदारी के लिए जिम्मेदारी से खड़ी है। और प्रधानमंत्री ने छात्रों को भरोसा दिलाया। उन्होंने एक बार फिर इंस्टा के माध्यम से कल यह बात कही कि हम परीक्षा में सुधारों को लेकर बड़े कदम उठाने की तैयारी में, और इसके लिए एक एसआईटी का गठन कर रहे हैं, एसटीएफ का, स्पेशल टास्क फोर्स। इस स्पेशल टास्क फोर्स का मुखिया नंदन नीलकेणी को बनाया गया। नंदन नीलकेणी की पहचान एक टेक्नोक्रेट की है। उनके खाते में कई बड़ी उपलब्धियां दर्ज हैं। इन्फोसिस के वो को फाउंडर रहे हैं। आधार जैसी परियोजना उनके नेतृत्व में ही देश में क्रियान्वित हुई। पर नंदन नीलकेणी के इतिहास में उनकी कांग्रेस के साथ संबद्धता भी है। कांग्रेस पार्टी के बैनर तले वह बेंगलोर में अनंत कुमार जैसे भाजपाई दिग्गज के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि वो सफल नहीं रहे। उन नंदन नीलकेणी को इस स्पेशल टास्क फोर्स की कमान सौंपी गई है। क्या यह निर्णय अपने आप में चौंकाता नहीं है? क्या इसे इस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए कि देश हित के संदर्भ में, छात्र हित के संदर्भ में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने दलगत भावना से ऊपर उठकर भी अब फैसला लेना शुरू कर दिया। इसके साथ नंदन नीलकेणी को इसकी कमान सौंपी है। पर इस एसटीएफ के गठन का फैसला लिया गया और साथ साथ संशोधन भी देख लाया गया। तो इन दोनों का जो घालमेल है, इस पर भी हमें बात करनी है। एक जो महत्वपूर्ण बिंदु आज के घटनाक्रम में वो है कि सीजेपी के तमाम नेता इस बात पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि सरकार से तय हुआ था कि जो आंदोलनरत छात्र थे उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनके खिलाफ जो मुकदमे वो वापस लिए जाएंगे। उनका कहना है कि हो उल्टा रहा है, मामले दर्ज हो रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है व्यक्तिगत मामलों। उन्होंने कहा है कि अगर ये नहीं रुका और वापस नहीं लिए गए तो हमें दोबारा शुरू करना पड़ेगा। पर साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कल अर्थात मंगलवार को लिखित समझौता सरकार के साथ इस मसले पर हो जाएगा, जैसा सरकार ने आश्वासन दिया। तो इस पर भी हमें बात करनी है कि आखिर ऐसे अविश्वास के हालात क्यों निर्मित किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इस गंभीर विषय के विमर्श का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान हैं, भारतीय जनता पार्टी के सुदीप प्रवक्ता हैं। समझेंगे उनसे कि वस्तुतः सरकार चाह क्या रही है और पार्टी किस नजरिए के साथ है। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, कांग्रेस पार्टी के विद्वान प्रवक्ता हैं। आंदोलन अचानक खत्म हो गया, कांग्रेस इससे परेशान है, हैरान है या कुछ और है? तो डॉक्टर अजय उपाध्याय बताएंगे हमें। हमारे साथ डॉक्टर जवाहर सूरी सेठी जी, छात्रों के संदर्भ में विषय है, परीक्षा के संदर्भ में विषय है, शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में विषय है। तो हमें लगा कि इस चर्चा का हिस्सा राजनीतिज्ञों से इतर
शिक्षाविदों को भी बनना चाहिए। डॉक्टर जवाहर सूर्य सेठी शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा सम्मानित नाम है, वो हमारे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद हैं और इनके बीच वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के घटनाक्रम से जुड़े 3 बयानों पर दृष्टि डालेंगे। The public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker sir. विषय को भटकने मत दीजिए। इस वक्त स्टूडेंट का इंटरेस्ट, देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। इस वक्त मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। ये जो बहाना बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम बिल्कुल फोकस्ड है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट के लिए जो बिल लाया है, ये जो बिल है इसको पारित करना हमारा प्राथमिकता। Actually, this is the clear symbol of this Modi government. The Union Home Minister Amit Shah is, where is he? Where is he hiding? He is not coming to the parliament at all. Because here the pellet is using to beat students. There in Bihar, AK-47. If these people are terrorists, are the students and youths are terrorists? Therefore, Amit Shah is not even coming to the parliament. He has to come and to explain who ordered this. Who orders to use to AK-47 in Bihar? तो सवाल कई सारे और जवाब देने के लिए केवल चौहान साहब। मुश्किल बड़ी है, पर उम्मीद करते हैं चौहान साहब की विद्वता हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करने में सफल रहेगी। तो चौहान साहब, चाह क्या रहे हो भाई? छात्रों का इंटरेस्ट हमारे लिए पहले है, छात्र हमारी प्राथमिकता में। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू अभी हमें बता रहे थे वो कर क्या रहे। छात्रों की मांग थी कि वर्तमान में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसके लिए जिम्मेदार शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। 36 दिन के आंदोलन के बाद, दुनिया भर के बवाल के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। आक्षेपों के चलते हुआ, आरोपों के चलते हुआ, विफलता के चलते हुआ, असफलता के चलते हुआ, नाकामी के चलते हुआ। अब जब इस्तीफा हो गया तो नाकामियों का सेहरा जिसके सिर पे बंधा, वो आज संसद परिसर में आया तो भाजपा के सांसद उनका स्वागत कर रहे हैं, सदन में आ रहे हैं तो मेजे थपथपा रहे हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? एक मजबूत सरकार ने कमजोर फैसला लिया, यह फैसला है जिसकी पुष्टि आज दिखाई दी सदन में, या एक सही फैसला था पर उसमें पार्टी का साथ नहीं मिला, इसलिए इस फैसले में पार्टी के सांसद शामिल नहीं है। आज का यह संदेश है। तो चौहान साहब, बात यहां से शुरू करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी के संदर्भ में आज संसद परिसर में भाजपा के सांसदों का जो व्यवहार था, उसका संदेश क्या था चौहान साहब? थोड़ा हम समझना चाहते हैं आपसे। भारतीय के कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हूं, सदस्य हूं, सबका ये मानना है कि श्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के रूप में अनेक बेहतरीन काम किए और मैं समझता हूं उन कामों पर चर्चा करने का अगर आप मुझे अवसर दे देंगे, समय दे देंगे, तो उस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन आज विषय दूसरा है। हमारे नेता, हमारे सांसद धर्मेंद्र प्रधान जी अच्छे बेहतरीन काम करने वाले सांसद और मंत्री रहे। उनके मंत्रालय से जुड़ी एक चूक जिसने सारे देश को आंदोलित किया, वो सामने आई। यही शिक्षा मंत्री व्यवस्था को सुधारने में लगातार लगे हुए थे। इन्हीं शिक्षा मंत्री के मामले की पहल पर जो पर्चे लीक होने का मामला आया, उसके बाद व्यवस्थित तरीके से विद्यार्थियों का विश्वास अर्जित करते हुए, जीतते हुए पुनः परीक्षा हुई और इन्हीं शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में हम परीक्षा प्रणाली की जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इस बीच में एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में एक परिस्थिति ये पैदा हुई कि इस देश के आंदोलनरत विद्यार्थियों और खास तौर पर उनमें से एक बड़े तबके को गुमराह करके कुछ लोग हिंसक मार्ग पर न ले जाएं, उस बात को दृष्टिगत रखते हुए
प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विरोधियों का भी सम्मान करना होता है, उस भाव को ध्यान में रखते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी से उनका त्यागपत्र आ गया। तो इन दोनों टकराव नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे का अर्थ यह नहीं है कि हमने उनको असफल घोषित किया है। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे का अर्थ यह नहीं है कि आप जो ये आंदोलनकारी जो कह रहे हैं, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह का कीचड़ वहां उछाल रहे हैं, उसको हमने यथारूप स्वीकार किया है। हमने क्या स्वीकार किया मैं बताता हूं। हमने स्वीकार किया और दोहराया है कि हम व्यवस्था की खामियों को दूर करेंगे, पेपर लीक ना हो, परीक्षा प्रणाली पारदर्शी रहे, इसके लिए कानून हम ही लेकर आए थे। उस कानून में खामियां लगती हैं अब, क्योंकि टेक्नोलॉजी नित्य निरंतर बढ़ रही है, चोरी चकारी करने वालों के हाथ में नित रहे टूल आ जाते हैं, उनका कौशल बढ़ रहा है। उससे निपटने के लिए भविष्य में इस तरह का कुछ ना हो, हमने विद्यार्थियों से भी वादा किया, नई पीढ़ी से भी वादा किया, और उस वादे के अनुरूप हम एक संशोधन विधेयक लेकर आ रहे हैं। मजेदार बात यह है डॉक्टर साहब कि जिसके लिए आंदोलन हो रहा था वो क्या था? वो था परीक्षा प्रणाली में जो पर्चा लीक होने की संभावनाएं और पर्चे लीक होने की घटनाएं हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। उसी के लिए इस्तीफा मांगा गया था ना धर्मेंद्र प्रधान जी का। उनको जिम्मेदार कुछ लोग मानते थे, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। लेकिन त्यागपत्र पर्चे लीक होने की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा सकता ना। आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, ये जेनजी भी जानती है, नई पीढ़ी भी जानती है। उसके लिए व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। हम व्यवस्था खड़ी करने के लिए आज कानून लाए, और जब इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष ये प्रश्न पूछ रहे थे कि संशोधन विधेयक को सदन में पुनर्स्थापित करने की अनुमति सदन दे, तो जो प्रतिपक्षी लोग हल्ला कर रहे थे पेपर लीक पर, वो यस नहीं कह रहे थे, हां नहीं कह रहे थे। उनकी तरफ से जोर से आवाज आई नो। अर्थात इनका उद्देश्य सूरत बदलना नहीं है। अगर आप मुझे समय दे तो मैं वो जो शेर सब लोग बोलते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कांग्रेस के और दूसरे हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों ने दुष्यंत जी के इस शेर को बदल डाला, और इन पर यह लागू होता है कि सिर्फ हंगामे की खातिर घर से निकले हो हुजूर, सिर्फ हंगामे की खातिर घर से निकले हो हुजूर, ना तुम्हें सूरत बदलनी, ना तुम्हें इसका शऊर, ना इनकी मंशा सूरत बदलने की है। और अगर मंशा भी हो गलती से तो इनको तरीका नहीं मालूम। तरीका कानून बनाना है, तरीका कानून को लागू करना है। बहुत सुंदर तरीके से क्या चौहान साहब आपने कमाल का शेर सुनाया दुष्यंत कुमार का। कमाल के शायर हुए, बहुत कम उम्र में चल बसे, लेकिन कमाल की शायरी रही। साये में धूप का जो आपने शेर सुनाया कमाल का है। पर हमारे सवाल अनुत्तरित रह गए, तो आपकी बातों से ही शुरू करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान कमाल के शिक्षा मंत्री रहे, कमाल के उन्होंने सुधार किए, शिक्षा व्यवस्था में जबरदस्त तरीके से उन्होंने काम किया। तो हमने जरा दृष्टि पलटी। 2024 नीट का पर्चा आउट हुआ, बताया गया पूरे देश में नहीं हुआ, पटना और हजारीबाग में ही हुआ। तो इसलिए पूरे देश में परीक्षा नहीं कराई, पटना और हजारीबाग के 1,500 छात्रों की परीक्षा करा दी। अच्छी बात है। आपने बताया कि हम छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ नहीं देंगे, कठोर कार्रवाई जो इसके लिए जिम्मेदार। ये आपको अभी लग रहा है कठोर कार्रवाई की जरूरत है? 2024 में क्या किया आप? जो गिरफ्तार हुए थे, आपकी सीबीआई ने चार्जशीट पेश नहीं की और उनकी जमानत हो गई। 90 दिन के अंदर चार्जशीट पेश हो रही थी। वीर सिंह चौहान जी तस्दीक कीजिएगा, 90 दिन में आपकी एजेंसी उस गंभीर मसले के संदर्भ में चार्जशीट पेश नहीं कर पाई। अभी आपने ऐलान किया फास्ट ट्रैक कोर्ट, नियमित सुनवाई। आज थी पहली सुनवाई। चौहान साहब कागज पढ़ने की जरूरत नहीं, तथ्य पे जाए। तो हुआ क्या आज सीबीआई ने अपना वकील ही नहीं भेजा। भला आज फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुनवाई थी, सुनवाई 3 तारीख तक के लिए टल गई। क्यों टल गई? इसलिए टल गई कि सीबीआई अपना वकील कोर्ट में प्रस्तुत नहीं, इसलिए टल गई। धर्मेंद्र प्रधान सुधार कर रहे थे। भाई 2024 में परीक्षा के संदर्भ में विधेयक कौन लेकर आया था? आपकी सरकार लाई थी, मोदी जी की सरकार लाई थी। तकनीकें रोज बदल रही हैं, तो अब तो जितने विधेयक हैं हर साल बदलो, हर 2 साल में बदलो।
2 साल में आपको अपना ही लाया हुआ विधेयक अपर्याप्त लगने लगा। कब? जब बच्चे सड़क पर आ गए तो मजबूर कर दिए। और आखिरी बिंदु, आपने कहा कि विपक्ष आज चिल्लाया नो। आपने तो कल रात में माननीय मोदी जी ने बच्चों के साथ सीधा संवाद करते हुए बताया कि हम बहुत संजीदा हैं और इसलिए एसटीएफ का गठन कर रहे हैं। एक उदारता का परिचय देते हुए कांग्रेस से संबद्ध रहे व्यक्ति को आपने उसका प्रमुख बनाया, नंदन नीलकेणी को। इधर आप एसटीएफ का गठन कर रहे हैं, एसटीएफ के सुझावों की प्रतीक्षा किए बगैर आप संशोधन विधेयक ला दे रहे हैं। अगर एसटीएफ को लेकर आपकी संजीदगी है चौहान साहब, तो इस समिति की रिपोर्ट के साथ संशोधन विधेयक लाने के स्थान पर तुरंत ही संशोधन विधेयक आप प्रस्तुत कर रहे हैं। इस जल्दबाजी की वजह, इस आतुरता, इस अधीरता की वजह। तो ये 3-4 सवाल है चौहान साहब, थोड़ा आपसे रोशनी मिले और आपको मलाल ना रहे कि मुझे अपनी बात कहने का पूरा अवसर नहीं मिला। अजय उपाध्याय जी के पास हम इसके बाद ही जाएंगे। शुरुआत करता हूं मैं आपके उस प्रश्न से जिसमें आपने कहा कि साहब आप 24 में विधेयक लेकर आए। मैंने नहीं बताया था ये तो कि हम विधेयक लाए थे साहब, सबके सामने है। हम विधेयक लाए 24 में, एक बड़ी समस्या का सामना करने के लिए लाए, चोरों के दरवाजे बंद करने के लिए लेकर आए, पूरी गंभीरता के साथ लेकर आए। देश की संसद ने, निर्वाचित प्रतिनिधियों ने उसको पारित किया। वो कानून जब लागू किया गया, दरवाजे बंद नहीं कर पाया, तो क्या उन चोरी चकारी के दरवाजों को खुला छोड़ दें, उसमें बदलाव ना करें? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बड़ी मशक्कत से मेरे आपके महान पूर्वजों ने उसको बनाया था। आवश्यकता पड़ने पर 1951 में पहला संशोधन करना पड़ गया। संशोधन, सुधार कब कर लिया जाए? जब आवश्यकता लगे तब कर लिया जाए। इसका उत्तर एक बिंदु का आपके उत्तर ये। दूसरा ये कि भाई कमेटी बन रही है, उसकी सिफारिशों का इंतजार किए बिना संशोधन क्यों? अब हमारी समस्या, कभी कभी हमारे मीडिया के मित्र भी ना एकदम प्रतिपक्ष हो जाते हैं। अधिकार है आपका साहब, अच्छा लगता है मीडिया भी जब प्रतिपक्ष में खड़ा हो, लेकिन समस्या यह है कि चीजों को बारीकी से देखने की जरूरत है। नहीं देखेंगे तो यही होगा जो मेरे से प्रश्न पूछा गया। जो विधेयक हम ला रहे हैं, व्यक्तियों, संस्थाओं, अधिकारियों, व्यक्तियों को दंडित करने के लिए ला रहे हैं। जो कमेटी बनी है उसमें नंदन नीलेकणी जी का आपने जिक्र किया और उनकी कांग्रेस वाली प्रतिबद्धता का भी आपने जिक्र कर दिया। आपका धन्यवाद, आप उस दृष्टि से उसको देख रहे हैं। उनको उनकी विशेषज्ञता के कारण यह काम सौंपा और उस कमेटी का काम है वो तकनीकी आयाम जोड़ देना जिनके दम पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि चोरी चकारी, डकैती, सेंधमारी ना हो इस प्रक्रिया में। वो प्रक्रिया के लिए है, परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए है। विधेयक दुष्टों को, चोरों को, शैतानों को, परीक्षा प्रणाली की पवित्रता को भंग करने वाले षड्यंत्रकारियों को दंडित करने के लिए है। प्रक्रियाएं कमेटी बनाएगी, कानून में फिर भी चोरी करने पर पकड़े जाने वालों के लिए प्रावधान होगा। रही बात ढिलाई की, चार्जशीट नहीं हो पाई, देखिए क्योंकि मेरे पास उसके डे टू डे कामकाज कैसे, वो सीबीआई कहां क्या कर रही थी, उसके वो मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, तत्काल में उत्तर नहीं दे सकता। मैं केवल यह कह सकता हूं, मेरी सरकार, हमारी सरकार, भारत की वर्तमान सरकार, बहुमत की सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार प्रतिबद्ध है कि व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। चौहान साहब, आप बाकी कोई उत्तर दे पाओ ना दे पाओ, एक बात का तो उत्तर दे ही दो। पुराने डाटा आपके पास में नहीं है, आपकी परेशानी समझ सकता हूं, इतनी डिबेट में आप भाग लेते हो, पर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट जो सम्माननीय मोदी जी के ऐलान के तहत ही अस्तित्व में आया, इस सरकार की सक्रियता से ही अस्तित्व में आया, उसमें इस संवेदनशील मामले की पहली सुनवाई थी। वो सारे चैनलों पर चला कि आज सुनवाई इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि सीबीआई का वकील सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुआ। चौहान साहब, तो इस संजीदगी के संदर्भ में, इस सक्रियता के संदर्भ में, इस जिम्मेदारी और जवाबदेही के संदर्भ में तो कम से कम चौहान साहब रोशनी दीजिए ना। 2024 में चार्जशीट पेश नहीं हुई, आप डे टू डे में कहां देखो, आप सीबीआई के अधिकारी थोड़ी बात जायज है, पर आज तो सबका ध्यान केवल इसी विषय के संदर्भ में है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट तो सबसे बड़ा उपलब्धि के तौर पर आप बता रहे हो, देखो हम कितने संजीदा है देश के भविष्य को लेकर। आपकी एजेंसी इतनी संजीदा है? बात करूंगा, बहुत व्यवहारिक बात करूंगा, बहुत संक्षेप में कहूंगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट फास्ट ट्रैक है, उसे बहुत गति से निर्णय करना है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन किसी भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के पास भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन की सुनवाई में किसी को गोली मारने का कोई व्यवस्था, कोई प्रावधान है नहीं। अदालत बन गई, त्वरित गति से उसने काम करना शुरू कर दिया। आज सीबीआई अपना वकील नहीं भेज पाई, मैं इसको खामी मानता हूं। मैं नहीं कहता कि ये बड़ी सफलता का विषय है या इसको ढका जाना चाहिए। मान लीजिए आज वो पहले दिन उपस्थित वहां नहीं हुआ, इसका अर्थ ये नहीं है कि फास्ट ट्रैक नहीं रहेगा। अरे मैंने ये थोड़ी कहा, मैंने तो केवल एक, आप मानते भी हैं और नकारते भी हैं। जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी आज जो दिखा वो उसे नकारने का दिखा। वैसे ही चौहान साहब भी हमें बता रहे हैं भाई फास्ट ट्रैक में 1 दिन में फैसला थोड़ा ही हो जाता है। तो हमने कहा क्या कि आज सुनवाई का दिन था, आज फैसला नहीं आया। हमने केवल इतना कहा कि जिसमें देश के प्रधानमंत्री रात के 12-12 बजे उम्र के 8वें दशक में होने के बावजूद भी मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्चों से संवाद कर रहे हैं। देश के तमाम जिम्मेदार मंत्री इस विषय पर लगातार संज्ञान में ले रहे हैं। जेपी नड्डा रात के 12:30 बजे मेदांता में जाके सोनम वांगचुक से मुलाकात कर रहे हैं। यानी संजीदगी और गंभीरता का अंदाजा इस सक्रियता से लगाया जा सकता है। उससे जुड़े हुए मसले पर देश की सबसे महत्वपूर्ण जांच एजेंसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपना वकील नहीं उपस्थित कराती है, क्या ये जायज है? चौहान साहब अगली बार आऊंगा तो इसके संदर्भ में उत्तर दीजिएगा। इतना एहसान के तौर पे जो आपने कहा ना कि इसे मैं गलती मानता हूं, लेकिन साथ में इतने सारे तर्क आप जोड़ दे रहे हैं कि गलती उसके बीच में ढक गई। मुझे लगता है कि इसकी अभी शायद जरूरत नहीं। अगली बार आता हूं आपसे बात करने के लिए, लेकिन मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास जाना चाहता हूं। क्या कहते हो अजय जी? बहुत परेशान हो आप लोग? या आंदोलन समेट क्यों लिया सीजेपी वालों ने? बने रहना चाहिए था, तो इसलिए इसे बनाए रखने के संदर्भ में प्रयत्नशील थे। संसद में चर्चा चाहते थे, संसद संवाद की जगह है, संवाद को छोड़कर सब कुछ करना चाह रहे हो। वाकई आपको समाधान की तलाश है या आपकी इच्छा ही है वातावरण जितना अराजक हो उतना अच्छा है? नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार आपके सभी पैनलिस्ट साथियों को भी और आपके दर्शकों को भी। सच है कि जो पिछले दिनों लगभग 1 सप्ताह से जो इस देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है, वाकई दर्दनाक भी है, बेहद दुखदाई भी है, और सरकार की निष्ठुरता, आक्रामकता, घातकता और साथ में आत्म जो प्रशंसा का अभी भी दौर चल रहा है, ये अपने आप में बेशर्मी की पराकाष्ठा है। जो आज दिखा है प्रधान को गरिमामय करने का, प्रधान जी को पूरा उनका फूल माला से स्वागत करने का संसद परिषद के अंदर, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी भाजपा के लोग, हो सकता है सरकार भी उनको भारत रत्न के लिए भी नाम आगे बढ़ाएगी। बढ़ाना भी चाहिए, क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए। पेपर लीक का इतना बड़ा, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का उन पर इतना बड़ा जो जिम्मेवारी थी, केंद्रीकरण, संघीकरण और निजीकरण करने में जो उन्होंने भूमिका निभाई, और अंततः जो है इन छात्र जो आंदोलनरत थे उनको गुमराह करने वाला एक तत्व बता करके लगातार वाहवाही लूटने का काम किया। चलिए वो बात तो अलग है कि पेलेट गन का आदेश संभवतः धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं दिया होगा, अमित शाह जी के अंडर में वो आता है, या शक बटन या कील लगे जो लाठियां लोगों पर बरसाई गई, हमारे बच्चे बच्चियों पर, यहां तक कि उनको बदसलूकी बच्चियों के साथ की गई, उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जी मुझे लगता है जिम्मेवार नहीं है, और अन्यथा उनको कोई और बड़ा पुरस्कार के लिए भारत सरकार नामित करती। अरे कितनी बेशर्मी हो गई है। क्या ये आप संदेश देना चाहते हैं इन बच्चों पर, जेन जी पर, कि आपने जो किया वो आपकी कोई गलती नहीं थी? आप जो 152 पेपर लीक हुए हैं, 0 सजा है, किसी को सजा नहीं है। 2024 के कानून के तहत जो 2024 में पेपर लीक हुआ था, प्रधानमंत्री जी और पूरी भाजपा के लोग लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, उसी कानून के तहत जो मुख्य आरोपी संजीव मुखिया था,
जिसको पकड़ा गया, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। एक आदमी की अभी तक कोई सजा का प्रावधान अभी तक नहीं दिखा उस पूरे कानून के तहत। अब बात आई है 2023 की, 26 की, 23 जुलाई को हाई कोर्ट ने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किया। उस पर सुनवाई के तहत देखिए सरकार कितनी गंभीर है, जिसकी आपने चर्चा भी की। सरकार इतनी गंभीर है, उसके पास सीबीआई के पास इतना मेहनत का काम है कि उसके पास एक वकील नहीं समय आया उस बेचारे कि वो जाए और कोर्ट में फास्ट। एक बार बताओ डॉक्टर जी, मेरे सवाल आपको ज्यादा परेशान कर गए क्या? आप उन बातों को दोहरा रहे हैं जो मैं खुद चौहान साहब से बातचीत में विस्तार से कर चुका। मेरा सवाल आपसे आपकी पार्टी के आचरण को लेकर है। आपने आज भी संसद नहीं चलने दी। आपके नेता राहुल गांधी लगातार ये कह रहे थे कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। आज संसद में नया संशोधित कानून प्रस्तुत हुआ। देश की सबसे बड़ी पंचायत किसके लिए है? कानून बनाने के लिए और विमर्श के लिए। विमर्श से भाग क्यों रही है आपकी पार्टी? विमर्श से इतना ऐतराज क्यों? और इसके संदर्भ में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो डॉक्टर अजय उपाध्याय इस पर कुछ कहने के स्थान पर उन बातों को दोहरा रहे हैं जो हम पहले ही बातचीत में कह चुके। अजय उपाध्याय जी बताओ तो सही, संसद में बातचीत से इतना डर क्यों रही है कांग्रेस? इसलिए कि आपके कार्यकाल के संदर्भ में जितने पेपर लीक हुए उसका उल्लेख भाजपा कर न दे, इसलिए बच रहे हो क्या? डॉक्टर साहब, मैं उसी प्रश्न का उत्तर आपका देने का अब प्रयास कर रहा था। इन बिटवीन आपका प्रश्न आया और अच्छा लगा कि आप अपने उस कोर इशू को बनाए रखते हैं। आप जैसा पत्रकार कुछ और हो जाता शायद, काश इस देश में, पर चलिए चल रहा है इसी तरह। मोदी मीडिया का काम वही रह गया है। सच है कि क्या संसद जिम्मेवारी तय नहीं करती है? यदि पार्लियामेंट जिम्मेवारी नहीं तय करेगी, जवाबदेही नहीं तय करेगी, तो कौन इस देश में सरकार पर जवाबदेही तय करेगा? व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना भी है और सही पूछिए तो कार्यपालिका पर जवाबदेही तय करने का काम भी व्यवस्थापिका का ही है। इसीलिए संसद सत्र के दौरान मंत्रियों को आकर के जवाब देना पड़ता है। और जिस तरह से संसद सत्र चलते हुए दिल्ली के सड़कों पर अराजकता फैलाने का काम सरकार के लोगों ने किया, आदेश किसने दिया था? यही तो प्रश्न है। इतनी सा का जवाब लेना है। यदि देश के राजधानी में इस तरह के अराजकता फैले, इतने लोगों पर लाठीचार्ज हुए, सादे कपड़े में सरेआम आप लोगों ने दिखाया कि कैसे लोगों ने लाठी डंडे से प्रहार हमारे निहत्थे उन बच्चों पर किया, तो क्या इसकी जवाबदेही उस सरकार की नहीं हो सकती? लोकसभा का यह काम नहीं बनता? राजधानी गृह मंत्री के डायरेक्ट कंट्रोल में है, किसी राज्य के मिनिस्टर का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। तो किसने यह आदेश दिया पेलेट गन चलाने का? क्या वो उग्रवादी आतंकवादी थे वो बच्चे? अरे एक मिनट अजय उपाध्याय जी, अगर इस विधेयक पर चर्चा के दौरान भी इन सवालों को उत्तर नहीं मिल सकते थे? या आपने तय कर लिया कि 99 सांसद होने के बावजूद भी संसद चलेगी वैसे जैसे हम चाहेंगे? जिनके 240 सांसद है उनके अनुसार संसद नहीं चलेगी। संसद तो हमारे अनुसार ही चलेगी और चलेगी नहीं। कुल मिलाकर आपकी मंशा है कि अब संवाद नहीं होना चाहिए, केवल हंगामा होना चाहिए। अगर इस विधेयक पर चर्चा शुरू होगी तो क्या ये मुद्दे डॉक्टर अजय उपाध्याय चर्चा का हिस्सा नहीं बन पाएंगे? क्या ये सवाल आप उस चर्चा के दौरान नहीं उठा पाएंगे? क्या इन मुद्दों को लेकर विस्तार से विपक्ष बात नहीं रख पाएगा? डॉक्टर साहब, एक कहावत है, जाके पैर न फटे विवाह आने पीर पर आई जाइए और बच्चों से इनके जो इसमें चले गए, कोमा में चले गए, क्या उन पर जवाबदेही इस सरकार की नहीं है कि कौन किया है? क्या जवाबदेही इस सरकार की नहीं है कि कौन किया है? क्या उसके लिए सरकार नहीं ठहराया जाना चाहिए? क्या चर्चा मात्र से यह जवाबदेही खत्म हो जाएगी? यह चर्चा का प्रश्न नहीं है, यह गंभीर आपराधिक कृत्य हुआ है और उस कुकृत्य के लिए कोई ना कोई तो जिम्मेवार होगा। गृह मंत्री को आकर के जवाब तो देना चाहिए, उस पर कार्रवाई तो करनी चाहिए जो भी अधिकारी इस तरह का कुकृत्य किया है। यह एक छोटी सी बात है। यह सरकार से प्रश्न पूरा विपक्ष और संसद कर रहा है, छात्र भी पूछते रहे हैं लगातार। चर्चा जहां तक है, अब चर्चा पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं। याद होगा राधाकृष्णन कमेटी 101 रिकमेंडेशन, एक 0 रिकमेंडेशन उसमें से नहीं माना गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट का सारा आपने रख दिया कटकच्चा चिठाई सरकार की मंशा को। और तीसरी बात, एनटीए जो बनाया था, एनटीए में अस्थाई जो कर्मचारी की बात थी 39, 15 सीट खाली है, 24 प्रतिनियुक्ति पर वहां पे लाई गई है। एक
नियुक्ति वहां अभी तक अस्थायी नहीं हुई, कई सालों से चल रहा है ठेके पर, संघियों का वहां कब्जा है। क्यों नहीं पर्चा लीक होगा? ये पर्चा लीक का एक सिस्टमेटिक इसका बैकग्राउंड बनाया गया है ताकि ये लीक होता रहे, संघियों के बच्चे जो हैं बड़े बड़े एग्जाम पास करते रहे और ईमानदार तबका जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं वो 18 घंटे तक अपने बच्चे वो पढ़ पढ़ करके और सड़कों पर आए, अवसाद के शिकार होते रहे, उनका भविष्य अंधकार में रहे और ये सरकार नाटक करती रहे, मैनेजमेंट सिर्फ अपना ब्रेक हेडलाइन मैनेजमेंट। अब ये तथ्य क्या हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से ही जनता के बीच में जाएंगे या संसद के माध्यम से भी जनता तक पहुंचाने की कोशिश होगी? क्या ये चर्चा नहीं होनी चाहिए थी जो अजय उपाध्याय यहां बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर जवाहर सूर्य रेड्डी लेके आपसे कांग्रेस भाजपा से इतर बात करना चाहता हूं। बात हो रही है कि पेपर लीक के संदर्भ में जो समस्या है ना, इसे कड़ा कानून बनाकर हम रोक देंगे। इसे कानून रोकेगा या व्यवस्था? क्या कहता है आपका सार्वजनिक जीवन का अनुभव डॉक्टर जवाहर सूर्य रेड्डी? बलात्कार के संदर्भ में भी बड़ी कठिन सजा का प्रावधान है हमारे कानून में। वो हत्या के संदर्भ में भी फांसी तक पर लटका देने की व्यवस्था है। अभी भी जो कड़ा कानून आ रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या है, 10 साल की सजा दे दो, कुछ करोड़ रुपए का मुआवजा दे दो, जुर्माना दे दो। तो आपका तो सार्वजनिक जीवन का अनुभव है, शिक्षाविद हैं, थोड़ा आप ही हमें समझाइए। ये अलादीन का चिराग है क्या कि कल संसद में कानून अगर इस पर पारित हो गया तो अब इस देश में कोई परीक्षा का पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि कानून इतना कड़ा है। जवाहर जी, तो 2024 में जब यही कानून पास हुआ था उसके बाद भी 26 में लीक हुआ, इसका मतलब है कि कानून पास करना ही अंतिम छोर नहीं। इस आज के जो पार्लियामेंट में जो हुआ है उसमें दो बातें हैं, एक है ये संशोधन बिल, दूसरा है फास्ट ट्रैक कोर्ट और तीसरा है एसटीएफ। दोनों पहले तो वो आश आ गई, उसको चीर फाड़ के बताओ कि कारण क्या है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और जो संशोधन बिल ये उसके बाद की बातें, लेकिन एसटीएफ का गठन जो है वो प्री मॉर्टम है, यानी होने के पहले क्या प्रक्रिया की जाए जिससे लीक ना हो जाए, ये एक स्वागत योग्य कदम। ये दोनों चीजें मैं फर्क करता हूं कि संशोधन बिल का मुझे लगता नहीं है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्रियान्वयन हो ही नहीं रहा है उसमें। आपने 3 करोड़ का 10 करोड़ कर दिया, 1 करोड़ का 10 साल कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। जो नीट के पेपर लीक होंगे होते रहेंगे। एसटीएफ के गठन में जो है उसमें मुझे दिखता है कि चूंकि आपने नंदन नीलकेनी को चूज किया है पार्टी इससे उठकर, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा संदेश है कि मैं टेक्नोलॉजी के थ्रू परीक्षा की व्यवस्था बेहतर करना चाहता हूं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि जब आपने एसटीएफ का गठन किया तो जल्दबाजी में किया गया, ऐसा मुझे लगता है, और ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। उसका कारण है, अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और जेईई की तरफ ऑनलाइन एग्जाम लेना चाहते हैं, तो लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट जो कि पेपर को इधर से इधर मूव करने का एक्सपर्ट है, उसको क्यों लिया आपने? दूसरा, जो भुगतभोगी होता है या उस वर्ग का कोई होता है उसको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए इस एसटीएफ में, लेकिन युवा कोई है ही नहीं इस एसटीएफ में जो एक्चुअली बता सके कि मैं क्या भुगत रहा हूं। ये दोनों चीजें एसटीएफ में कमी दिखती है मुझे। लेकिन आपने कैसे नतीजे पे पहुंच गया कि जो भी होगा वो ऑनलाइन ही होगा? भाई अब एसटीएफ है, अगर इतना ही सरल मामला होता सूर्य रेड्डी साहब कि ऐसा कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, तो एसटीएफ के गठन की जरूरत ही क्या थी? भाई विशेषज्ञ लाए गए हैं, वो मिलकर तय करेंगे कि कौन सी व्यवस्था को अमल में लाया जाए जो सुरक्षित रहे, जिसके संदर्भ में लीकेज की गुंजाइश नहीं रहे। तो सब क्षेत्र के लोग लाए गए हैं। अगर लॉजिस्टिक विशेषज्ञ आ गया तो उसमें आपको ऐतराज क्या है? हो सकता है कि नतीजा यह रहे कि हमारे को प्रश्न पत्रों की मूवमेंट करानी नहीं है, पर अगर नंदन नीलकेणी के साथ बैठी हुई समिति यह तय कर पाए कि छपवाएंगे भी और लीक भी नहीं होने देंगे, तो उसमें जवाहर सूर्य रेड्डी साहब को कोई ऐतराज है क्या? ऐतराज नहीं है और मैं बिल्कुल क्लियर हूं इसमें। लेकिन अपने जैसे ही नीट का पेपर लीक हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये घोषणा की थी कि ऑनलाइन जाने के ऊपर विचार किया जाए। मुझे उससे जोड़कर ये एसटीएफ को देखना अच्छा लग रहा है कि नंदन नीलकेनी जो एक टेक्नोक्रेट है, जैसा आपने कहा है, उसको कमान सौंपी गई है, और कमान सौंपी गई है तो मैं मान रहा हूं कि जेईई जो कि एक सफल परीक्षा आयोजक है उसके तौर पर जाना और कोई गलत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रूवन मॉडल है। वो गलत नहीं है, लेकिन अगर उससे भी बेहतर कोई मॉडल आ सके तो उसमें ऐतराज की क्या बात?
विशेषज्ञ किसी भी क्षेत्र के लिए जाए, काम के परिणाम बेहतर आने चाहिए। एसटीएफ तो रंगनाथन साहब के साथ भी बनी थी, तो उसका परिणाम तो लीकेज के तौर पर ही आया ना, सूर्य शेट्टी साहब। तो ये चुनौती है। पर मैं प्रकाश हिंदुस्तानी साहब के पास आता हूं और हिंदुस्तानी साहब थोड़ा आपसे सियासी बात करना चाहता हूं। क्या देख रहे हैं आप? सत्ता पक्ष और विपक्ष छात्रों की समस्या के समाधान को लेकर आपको गंभीर दिखाई दे रहा है, या एक इस आपदा से निकलने का अवसर खोज रहा है और दूसरा इस आपदा में अपना अवसर तलाश रहा है? जो बात आपने कही वो दोनों ही बातें हैं। सत्तारूढ़ पक्ष इसमें अपना अपना नजरिया डालना चाहता है और प्रतिपक्ष चाहता है कि उसकी बातें वो उसे एक मंच की तरह इस्तेमाल करे, संसद के दोनों सदनों को अपने मंच की तरह इस्तेमाल करे। आज देखिए कि संसद में न लोकसभा में कुछ गतिविधि हो पाई, न राज्यसभा में। 0 आवर नहीं हुआ, क्वेश्चन आवर नहीं हुआ, पहले 12 बजे तक हंगामा हुआ, दोबारा बजे तक टला काम लोकसभा में, फिर 2 बजे तक, फिर 5 बजे तक, और फिर अंत में पूरे दिन के लिए स्थगित। जो चीजें होनी थी वो हुई नहीं। लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी अपनी छवि बचाने के लिए काम कर रही है और विपक्ष का एकमात्र उद्देश्य है किसी न किसी तरह घेरना। जैसे राज्यसभा में 12 बजे, 3 बजे, 5 बजे तक कुछ नहीं हुआ, केवल एक कार्रवाई का जिक्र हुआ कि हम प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा कुछ भी हुई नहीं। होता, क्वेश्चन आवर होता, पेपर्स टेबल पर, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स आती, विधायी काम होते, एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल का परिचय होता, ये सब कुछ भी हुआ नहीं। तो लगता है कि सरकार अपना कुछ न कुछ तो दिखावा कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी का जिस तरह सम्मान हुआ, वैसे कोई नवाई का काम उन्होंने किया नहीं था कि उनका सम्मान हो, अभिनंदन हो। और जिस तरह कांग्रेस पार्टी वाले केक काट रहे हैं, वो भी कोई वो भी गर्व की बात नहीं, शर्म की बात है। अभी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी ने, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बड़ा एक शेर के जुमले को नए तरीके से बताया। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए करीम आजीज का ये शेर बिल्कुल उपयुक्त है। दामन पे खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। तो ये करामात की जा रही है, कत्ल हो रहा है और दिखाना नहीं चाहते। तो यही बात है। आज संसद में जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी सम्मानजनक बात नहीं थी। जो बातें होनी थी वो हुई नहीं, होना चाहिए था। जो विधायी काम था, होना था, अब वो कल पे टाल दिया गया। अब कल क्या होगा कह नहीं सकते। अच्छा, एक बार बताइए प्रकाश जी, ये तो पता ही है कि संसद में आपका नहीं हुआ, पर पिछले 12 साल में अनुभव ये रहा है, एक किसान आंदोलन के संदर्भ में घटनाक्रम को छोड़ दें, हालांकि उसमें भी भाजपा काफी सफल रही थी, उस किसान आंदोलन को एक हल्के विशेष का ही समर्थन मिला, पूरे देश का आंदोलन वो नहीं बन सका था। पर 12 साल में देश का नैरेटिव, देश के सोचने की दिशा वह रही जैसा भाजपा ने चाहिए। क्या मान रहे हैं कि इस बार भाजपा डिरेल हो रही है? इस आंदोलन के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी जो नजरिया देना चाह रही है, वो नजरिया लोगों के गले नहीं उतर रहा और भाजपा लगातार चूक पर चूक कर रही है। क्या आप मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर मजबूरी वश हो भी गया, तो आज उसके समर्थन में जिस तरीके से भाजपा दिखने की कोशिश कर रही है, ये कुल मिलाकर लोगों के बीच संदेश सकारात्मक जा रहा है या नकारात्मक जा रहा है? आपका आकलन क्या बोलता है? देखिए, मुझे लगता है कि फिलहाल पूरा देश या संसद इस भाव में है कि सरकार पीछे हट गई। ये लोगों को लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों की धारणा सही नहीं है। ये बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, और ये सरकार जानती है कि अगर बड़ी लड़ाइयां, बड़े युद्ध जीतना हो तो छोटी छोटी लड़ाइयों से पीछे हट जाना चाहिए। किसान आंदोलन में भी उन्होंने यही किया कि पीछे हट गए। अब जो बीजेपी है वो 6 महीने पहले की बीजेपी नहीं। अब जो संसद है वो 6 महीने पहले वाली संसद नहीं है। अब उसमें आपके लोग आ गए हैं, बीजेपी में ममता बनर्जी की पार्टी के लोग आ गए हैं, महाराष्ट्र से दूसरी पार्टियों के लोग आ गए हैं। तो अब ये एक ऐसा एनडीए है
जो पिछले एनडीए की तुलना में ज्यादा मजबूत है, और सरकार के इरादे कुछ और हैं, दूसरे कानूनों की तरफ है सरकार का ध्यान। और ये इस चर्चा के बहाने सरकार न्यूट्रलाइज करना चाहती है मुद्दों को, जिन मुद्दों को लेकर देश धधक रहा है, युवा पीढ़ी धधक रही है, जेन जी के बात की जा रही है, वो जिस तरह से आक्रोशित थी, उद्वेलित थी, तो ये एक मौका देखा है सरकार ने, उस मौके की तलाश में है। सरकार अपने यहां गंभीर है इस मामले में, लेकिन विपक्ष भी उतना ही गंभीर है कि वो कोई फैसला नहीं होने दे, कोई फैसला नहीं होने देगा। मैं वापस डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान साहब आपके पास आना चाहता हूं। स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है आपने नंदन नीलकेणी के नेतृत्व में, करेगी क्या ये टास्क फोर्स? और कुछ कर भी देगी तो उस पर आप कुछ करोगे क्या? भाई आपने 22 जून 2024 को राधाकृष्णन समिति बनाई थी, जब 2024 में पेपर लीक हुआ था। उल्लेख कर रहे थे डॉक्टर अजय उपाध्याय अभी, 101 सिफारिशें थी। देश को बचाने की स्थिति में हो आप? कौन 101 सिफारिशों का किया क्या आपने सारी परीक्षा व्यवस्थाओं को खारिज करते हुए एनटीए नामक संस्था बनाई। यह बताया कि इस संस्था के माध्यम से देश की प्रतिभाओं को समान अवसर मिलेगा अपनी योग्यता साबित करने का परीक्षा के माध्यम से। नेशनल टेस्ट एजेंसी कितने लोगों के भरोसे है? 24 स्थायी कर्मचारी है, 197 लोग आउटसोर्स संविदा पर चल रहे हैं। 47 को तो आपने तुरंत बर्खास्त कर दिया जब मामला इतना बड़ा। विधेयक के संदर्भ में आप बता रहे हो ये लोग इस विधेयक पर चर्चा नहीं करने देना चाहते। भाई जब संसद का सत्र शुरू हुआ था तब आपने 7 विधेयक बताए थे जो इस सत्र में, आंदोलन को तब भी तकरीबन 1 महीना होने तब तो आपने नहीं बताया था कि आप ऐसा विधेयक लेके आ रहे हो हालात के कारण। अचानक रातों रात आप विधेयक ले आ रहे हो। विधेयक के संदर्भ में प्रक्रिया तो ये रहती है कि विशेषज्ञों से बातचीत होती है, जनता से सुझाव भी लिए जाते हैं, पर्याप्त स्तर पर संवाद होता है, तब विधेयक को अंतिम रूप दिया जाता है। पहला विधेयक नाकाम रहा ये आप स्वयं मान रहे हो, तब भी संशोधित विधेयक इतनी जल्दबाजी में ला रहे हो। तो दोनों विषयों पर रोशनी दीजिए ना, कैसे समझें कि आप संजीदा हो? टास्क फोर्स बनाते हो, सभी उसकी सिफारिशों पर अमल नहीं करते, विधेयक बिना पूरी चर्चा के साथ ले आते हो, कैसे भरोसा आएगा कि आप सही कर रहे हो? देखिए, जो इस समय परिस्थिति या स्थिति बनी देश के सामने इस आंदोलन के संदर्भ में, उसको देखते हुए ये सबको लगता है, आप भी उसमें शामिल हैं, कि तुरंत फौरी तौर पर कुछ कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, व्यवस्था की खामियों को दूर करने की आवश्यकता है। और उसके लिए बहुत प्रतीक्षा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं, आंदोलनकारी भी तैयार नहीं, आप भी तैयार नहीं, मैं भी तैयार नहीं, सबको जल्द समाधान चाहिए। सरकार ने उस समाधान की दिशा में इस विधेयक के रूप में कदम बढ़ाया। अब जब यह विधेयक सदन के सामने चर्चा के लिए रखा गया है, तो अगर प्रतिपक्ष हुल्लड़बाजी से बाज आएगा तो इनको भी सब कुछ कहने का मौका मिलेगा, और इनके माध्यम से, हमारे सांसदों के माध्यम से, संसद के सभी सदस्यों के माध्यम से सब तरह के सुझाव भी आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, सदन चर्चा कर पाएगा तो विधेयक पारित होगा, और विधेयक चर्चा के बाद पारित होगा तो मैं ये मानता हूं पहले से बेहतर होगा, व्यवस्थित होगा, प्रभावी होगा। चौहान साहब, आपने मेरे दोनों सवालों के संदर्भ में उत्तर देने की जहमत नहीं उठाई। पहला सवाल तो ये था मेरा कि एसटीएफ का गठन वो तो 2024 में भी हुई थी और उन्होंने सिफारिशें भी दी थी, और उन सिफारिशों पर तो आपने काम किया नहीं, एक नई समिति का गठन कर दिया। कैसे माने कि इस बार समिति जो सिफारिश देगी उन्हें आप अमल में लाएंगे? पहला सवाल इस बात को लेकर। दूसरा, देश जो दोषी हैं उनकी सजा को लेकर कार्रवाई की अपेक्षा नहीं कर रहा। पहले देश उस व्यवस्था की जरूरत को महसूस कर रहा है चौहान साहब, जिसमें आप भी शामिल हो गए। आपने कहा आप भी ऐसा चाहते हैं, अब मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसा मानता हूं कि आप भी शायद ऐसा चाहते होंगे कि व्यवस्था ऐसी बननी चाहिए जिसमें परीक्षा लीक जैसे घटनाक्रम को जगह ही ना मिल सके, दोषियों को सजा मिले, ये बात की बात है,
कोई इसमें सफल हो पाए कि पर्चा लीक करा दे, ऐसी व्यवस्था बने, ऐसी लीक प्रूफ व्यवस्था बने, तो आपकी सरकार चाहती क्या है? लीक प्रूफ व्यवस्था बनाना या लोगों को ये एहसास कराना अगर कोई दोषी होगा तो उसे सजा मिल जाएगी? डॉक्टर साहब, मेरी सरकार, आपकी सरकार, हमारी सरकार, भारत की सरकार लीक प्रूफ व्यवस्था खड़ी करने की पक्षधर है। इसीलिए एक कमेटी बनाई गई है। पिछली कमेटी की सिफारिशों में भी कुछ अच्छा होगा, नई कमेटी से जो आएगा उस सबको मिलाकर हम लीक प्रूफ व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। आप आज यकीन करें न करें, कल हम आपको नहीं, मैं तो आज ही यकीन करना चाहूंगा चौहान साहब। आप तो सत्तारूढ़ दल के सुधी प्रवक्ता है ना। राधाकृष्णन समिति ने 101 सिफारिशें की थी। आप बताओ उसमें से कितनी सिफारिशों को आपने क्रियान्वित कर दिया है, सही पाया और उनको क्रियान्वित कर दिया? आपसे पूछ लेता हूं, सत्तारूढ़ दल की ओर से आप बैठे। मैं आज की परिस्थिति के संदर्भ में यह कह रहा हूं कि मेरी सरकार, आपकी सरकार, देश की सरकार लीक प्रूफ व्यवस्था बनाने की दिशा में बढ़ रही है। अब राधाकृष्णन कमेटी पे अटकाना क्यों चाहते हैं आप चीजों को? हम हर चीज की समीक्षा करेंगे। देखो चौहान साहब, मैं अटकाना नहीं चाहता, क्योंकि इस देश ने एक बड़े लंबे अंतराल के बाद एक पार्टी और एक व्यक्ति पर इतना जबरदस्त भरोसा किया कि 3 दशक के बाद स्पष्ट बहुमत की सरकार अस्तित्व में आई। यह बात आज भी निर्विवाद है कि लोकप्रियता के स्तर पर नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प अपने आप को साबित नहीं कर पाया है पिछले 12 साल में व्यक्ति के तौर पर। अब उस सरकार के अंतर्गत एक फैसला 2024 में लिया गया, एक समिति बनी और उस समिति ने अपनी सिफारिशें दी और उसके बाद भी इतना बड़ा घटनाक्रम जानकारी में आया, तो यह अपेक्षा की जाती है, इसका उत्तर चाहिए होता है। हो सकता है कि कल हमें फिर कार्यक्रम करना पड़े, कोशिश करेंगे कि हम आपको आमंत्रित करें, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे आमंत्रण को स्वीकार करेंगे। तो ये बताइएगा जरूर कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों का अंजाम क्या हुआ। पर मैं अजय उपाध्याय जी अब आखिरी दौर की बातचीत के लिए हूं, आपसे जानना चाहता हूं, कल संवाद करोगे या हंगामा करोगे? समाधान की दिशा में देश आगे बढ़ेगा या अराजकता की ओर देश को आगे बढ़ाने की दिशा में ही विपक्ष कार्य करता रहेगा? क्योंकि संसद संवाद विहीन अगर रहेगी तो कुल मिलाकर लोकतंत्र भीड़ तंत्र में तब्दील होकर रहेगा। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपका ये लाइन है कि लोकतंत्र भीड़ तंत्र में तब्दील हो जाती है। जब का प्रहार किया, आज भी वो बेचारे ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, जिनका आंख, किसी का शरीर टूट गया, किसी का वो हुआ, उस पर जिम्मेवारी तय नहीं हुई। लोकतंत्र जिम्मेदारी भी तय करता है, तानाशाही की सरकार नहीं है। और हम संसद में जाकर के यही चाहते हैं कि जिम्मेदारी तय हो और आगे बेहतर व्यवस्था की शुरुआत हो। तो अजय बताया, एक सवाल करता हूं, नहीं मानते हो कि ये सीजेपी वालों ने बड़ा गलत किया? आंदोलन तो सीजेपी का था, कॉकरोच जनता पार्टी का। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई कराए बगैर समझौता क्यों कर लिया? क्यों आंदोलन खत्म कर दिया? गलत किए ना कॉकरोच जनता पार्टी वाले? सरकार से मैनेज हो गए। डॉक्टर साहब ये आंदोलन किसी व्यक्ति का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, ये वाकई जेएनजी का आंदोलन है। और उन जेएनजी का आंदोलन है जिनके साथ पिछले कई सालों से सरकार ने धोखा दिया। और अब सड़क पर जब उनको आकर के मजबूरन, जिस अक्रमण्य मंत्री को 4 साल पहले हटाना चाहिए, उसे हटाने के बाद ताजपोशी करके इन लोगों ने अहंकार का एक बड़ा रूप दिखाने का नहीं, आप तो बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी है कि ये किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, किसी दल का आंदोलन नहीं है। भाई, आंदोलन तो कॉकरोच जनता पार्टी ने शुरू किया। सरकार ने बातचीत भी आपसे थोड़ी की, सरकार ने बातचीत की, कॉकरोच जनता पार्टी के 2 लोग पहुंचे, उन दोनों ने सरकार के साथ बातचीत की, 3 बिंदुओं पर सहमति बनी, उन्होंने ऐलान कर दिया आंदोलन खत्म। जंतर मंतर से लोग खाली हो गए, देश भर से खाली हो गए। आप इतने परेशान क्यों हो गए कि ये आंदोलन जे कॉकरोच जनता पार्टी का है? कांग्रेस को बेचैनी हो गई कि दूसरे स्टे कैसे ले गए, दूसरे आंदोलन का नेतृत्व कैसे ले गए? राहुल गांधी कर रहे थे इसका तो नेतृत्व, डॉक्टर अजय उपाध्याय ने इंकार कर दिया। एक नवगठित पार्टी के उपलब्धि को नकार दे रही है कांग्रेस। डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा, कांग्रेस बेचैन है।
वाकई बेचैन है। जिस तरह से प्रहार हुआ है उन बच्चों पर, उन्हें आतंकवादी की तरह ट्रीटमेंट किया गया है। बिहार में AK-47 तानने का काम किया गया है। अभी भी लगभग 200 से 300 विद्यार्थियों को जेल में बंद करने का अभी काम चल रहा है। जो समझौता हुआ था CJP के माध्यम से छात्रों के जेएनजी के भरोसे को कहीं ना कहीं इकट्ठा किया गया था, क्या किया गया था कि अब किसी पर भी कोई मुकदमा नहीं होगा, आज भी हुआ है बिहार में। ये आपके चैनल दिखा रहे हैं। जहां तक बात इस मुद्दे पर है, भाई बिना इस्तीफा का अपना अनशन, आमरण अनशन तो तोड़ दिया था ना वांगचुक साहब ने। उन्होंने उस समय तो नहीं कोई इस्तीफे की बात आई थी। फिर आगे बढ़ा छात्रों का उम्मीद कि नहीं भाई बिना इस्तीफे का नहीं होगा, दबाव में सरकार को इस्तीफा दिलवाना पड़ा। ये तो आपने भी स्पष्ट कर दिया है, दिखा दिया है। हमने क्या स्पष्ट कर दिया? हमने तो केवल इतना बताया है डॉक्टर उपाध्याय कि कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच समझौता हुआ, 3 बिंदुओं पर हुआ और उसके साथ में आंदोलन समाप्त हो गया। उस समझौते में छात्रों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की कोई बात तय नहीं हुई। तो कुल मिलाकर अजय उपाध्याय हमें उत्तर नहीं दिए कि नहीं CJP वालों ने गलत समझौता किया। हमारा सवाल था, हमारा समय हो रहा है खत्म, पर वीरेंद्र चौहान जी की इच्छा है कि उन्हें 1 मिनट का समय दिया जाए अपनी बात पूरी करने के लिए। सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हैं और हम चाहते हैं कि कल भी वो चर्चा का हिस्सा बने, अगर संसद में चर्चा होती है तो चौहान साहब को 1 मिनट का समय देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि कल वो हमें बताने आएंगे राधा कृष्ण समिति की सिफारिशों पर उनकी सरकार ने क्या कदम उठाए। जी चौहान साहब। जब आप पुकारेंगे मैं हाजिर रहूंगा। मुझे केवल इतना कहना है कि हमको उपदेश देने वाले, हम पर सवालों की बौछार करने वालों ने और बेगानी शादी के इन अब्दुल्ला दीवानों ने अपने तरफ आईना करके देखा ही नहीं। पेपर लीक के मामले में पंजाब को लेकर मौन, राजस्थान को लेकर मौन, कर्नाटक के बंगारप्पा को लेकर मौन। भाई साहब इनके जवाब देगा कौन? अजय उपाध्याय जी को देने चाहिए। एक अजय उपाध्याय जी ने बहुत संघियों को लेकर के बहुत इनका दर्द निकला था, मैं उस पर जरूर कहना चाहूंगा चलते चलते डॉक्टर साहब कि ये देश के सर्वोच्च पदों पर जो सम्मानित संघी स्वयंसेवक, राष्ट्रवादी स्वयंसेवक अगर हैं तो वो कांग्रेस की कृपा से नहीं हैं, वे देश की जनता की कृपा से हैं, मतदाताओं के उनके प्रति विश्वास के कारण है। देखिए इसमें एक बहुत स्पष्ट बात है, अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग उच्च पदों पर पाए जा रहे हैं तो देश के जनमत ने फैसला दिया। बाकी पदों को छोड़िए ना भाई, देश के प्रधानमंत्री के पद पर जो शख्स है उसकी पहली पहचान तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के तौर पर है और इस पर वह शख्स हमेशा गर्वित रहा है। और यह गर्व केवल नरेंद्र मोदी, अमित शाह के स्तर पर नहीं, जिनको विरोधी दल वाले भी स्वीकार करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, वह भी अपने आप को संघ का स्वयंसेवक कहलाने में कहीं ज्यादा गर्व का अनुभव करते थे बजाय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। तो अगर संघ विचारधारा से पल्लवित पोषित लोग देश की जनता का भरोसा लेकर सत्ता में हैं तो उस विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को स्थान मिलेगा ही, क्योंकि देश का जनमत इस विचार के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। जब तक कांग्रेस की सरकार रही, वामपंथियों की जहां सरकार रही, वहां पर उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग उच्च पदों पर हमें दिखाई देते रहे। तो कुल मिलाकर फैसला जो जनता का होता है उसके अनुसार ही लोगों को स्थान मिलता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो अजय उपाध्याय को अगर शिकायत है तो अपने विचार के साथ जनमत को जोड़े, जन समर्थन हासिल करें, जन समर्थन के तहत बहुमत हासिल करें, तो इनसे बाहर करें। पर यह तभी होगा जब जनता साथ होगी। हाल फिलहाल तो मसला संसद में संवाद का है। सारी बातें एक तरफ, संसद में चर्चा एक तरफ। संसद में संवाद हो और संवाद से समाधान की ही उम्मीद बंधेगी। उम्मीद करते हैं कि कल संसद चलेगी और इस गंभीर मसले पर कुछ विमर्श देश के सम्मुख निकल कर आएगा। इसी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। सदा